अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में आफरा रोग की समस्या और उपचार। प्याज की उन्नत किस्में और नर्सरी की तैयारी। अपने प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करके अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उचित देखरेख के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती हैं, जिनमें से एक है आफरा की समस्या। तो आफरा रोग की समस्या का समाधान आप कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। समस्या है कि पशुओं में गैस होने की, पेट में से गैस हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पशु को परेशानी होती है। तो गैस होने का सबसे पहले कारण क्या होता है? कारण सबसे बड़ी बात है आज के रबी मौसम में, ठंडी के मौसम में जो हम लोग दलहन भर के हरे चारे खिलाते हैं, बरसीम और लुसर्न हो गया, रजका जिसको बोलते हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में यदि खिलाते हैं तब भी गैस होने की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ यदि ज़्यादा अनाज की मात्रा दे रहे हैं तब भी गैस होने की संभावना होती है। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं कि मतलब अलग तरह के खाना मिला उसके कारण गैस होने की संभावना बढ़ जाती है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। अब बात है जब गैस हो गई है तो इसको पहचानेंगे कैसे कि मेरे पशु को गैस से ही समस्या हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप देख रहे होंगे गाय है, इसका जो कमर के पास है, कमर के पास एक तिकोना भाग बनता है। कमर से जस्ट आगे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड का जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा जो है यही भाग है जो फूल जाएगा। मतलब ये गड्ढा दिख रहा है वो फूल जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तब समझिए कि आपके पशु को गैस की समस्या हो गई। सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है।
और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गैस होने के कारण इसके सीने में दर्द होती है। जैसे आदमी में सीने में दर्द होती है गैस होने के कारण, यही समस्या इसमें भी आती है। तब क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो एक नीडल ले लीजिए, 16 गौज की नीडल ले लीजिए और उसको क्या किया वहीं पर पंच करना है, ताकि कस के दबाना है, ताकि पेट के अंदर तक नीडल का अगला भाग चला जाए तो गैस निकलना अपने आप शुरू हो जाएगी। जब गैस निकलना शुरू हो जाएगी देखिएगा 5 से 10 मिनट में उसको आराम रिलैक्स महसूस हो जाएगी। कभी कभी होता है गैस निकालने के समय वो नीडल में जो उसका खाना रहता है वो फंसती है, तो फिर भी कोशिश करेंगे पहले निकालने का। यदि नीडल फंसती है तो उसको एक खाली सिरिंज रखें, उससे हवा मारें ताकि वो साफ हो जाए, फिर से गैस निकलना शुरू हो जाए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। 3-4 घंटे तो कहीं फिर से गैस बनने में लगेंगे, तब तक आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उनको बुलाकर अपने जानवर का इलाज करवा सकते हैं। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके आहार पे ध्यान देना है। इसका आहार चेंज करना है। जो खाना खिला रहे हैं उसको क्या करना है, चेंज करना है। कम से कम जो दलहन भर के हरे चारे दे रहे हैं, बरसीम लूसन जो भी दे रहे हैं उसको बंद कर देना है। ज़्यादा सूखा चारा, पुआल और जो भी भूसा है उसको दीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपको दाना बनाकर खिलाना हमेशा, मतलब कि अनाज भी लेना है, उसके साथ साथ खल्ली चूनी लेना है, उसमें मिनरल मिलानी है, उसमें नमक मिलानी है। ये तीनों की मात्रा मिलाकर ही पशु को खिलाना है। और वो भी मान लिया कि 10 किलो आपकी गाय दूध दे रही है तो 5 किलो दाना, मिनरल, नमक और अनाज खल्ली मिला हुआ देना है आपको। और नमक की मात्रा प्रत्येक दिन कम से कम 30 से 40 ग्राम, मैक्सिमम अधिक से अधिक 50 ग्राम तक जा सकते हैं, प्रत्येक दिन देना है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा होती है, आपके पशु को 1 किलो दूध पे 10 ग्राम मिनरल मिलनी चाहिए। मतलब कि 10 किलो दूध दे रही है तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए और 50 ग्राम उसमें नमक की मात्रा होनी चाहिए। ये टोटल दाना में मिलाकर एक साथ खिला सकते हैं, अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो और बहुत सारी दवाएं अलग अलग कंपनी की आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में एविल इंजेक्शन इसमें दी जा सकती है ताकि जिससे कि इसमें गैस बनना बंद हो जाए। और इसके साथ साथ जैसी स्थिति आती है कि रिकरेंट गैस बनती है, मतलब गैस निकाले, दवा दिए, फिर भी गैस बन रही है, यदि ये लंबे समय तक चल रही है, नहीं क्योर हो रही है, तब समझिए कि एक अलग बीमारी होती है, TRP बोलते हैं, जो कि डायफ्राम में छेद होने के कारण होती है। तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन से ही होती है। तो उसके लिए पशु चिकित्सक से ही आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई खेतीबाड़ी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान नहीं रखते, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें आगे चलकर फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप खेती में कौन कौन सी जरूरी बातों को अमल में लाए, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर BL दुधवाल से।
भारत में जो खेती योग्य एरिया है वो कम होता जा रहा है, तो जो उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, जो लिमिटेड एरिया बच रहा है उसी में अपने को उत्पादकता बढ़ानी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि का कम होना एक गंभीर समस्या है। इसलिए अब किसानों को खेती करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप खेती करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं। पहला जो मंत्र है वो है समय पे बुआई करें। जो आपकी फसल है, जो भी फसल आप जिस भी इलाके में जो सूट कर रही है आपको, उसकी किस्म है, उसको आप समय पे बुआई करें और उससे आप अधिकतम उत्पादन आप ले सकेंगे। अगर डिले सोविंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो उत्पादकता है वो कम होती जाएगी भूमि की। दूसरा जो मूल मंत्र है वो आप जो बीज लेवें, इनपुट जो बीज है वो आप उन्नत किस्म के बीज ही लेवे। अगर आपने बीज आपने खराब ले लिए कि जो भी आप फसल उगा रहे हैं तो आपकी जो बाद की जो भी आप मेहनत करोगे वो बेकार है। तो बीज है वो उन्नत किस्म का आप लेवे। तीसरा जो मूल मंत्र है वो बीजों का उपचार करके फिर आप जो बिजाई है वो आप करें, और उससे क्या होगा, कम खर्च में फसल है वो निरोग और स्वस्थ रहेगी। जो चौथा मूल मंत्र है वो मिट्टी की आप जांच करवाएं। जो आप उर्वरक उसमें डालेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, खुराक जो है पौधा है उसको खुराक चाहिएगी, जो खुराक डालेंगे वो आप मिट्टी की जांच करवा के जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार ही आप न्यूट्रिएंट अगर डालेंगे तो आपकी उत्पादकता डेफिनेटली बढ़ेगी। पांचवा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप जो ग्रीष्मकालीन जुताई है उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी खरपतवार है, स्पेशली जो बहुवर्षीय खरपतवार है या जो कीट है, रोग है, उनके जो अंडाणु है वो नष्ट होंगे। जो छठा है वो उचित बीज दर है वो फॉलो करे। सातवां जो है वो जुताई करे और ढलान के आड़े में करे, ताकि अगर बारिश होती है तो जो पानी बहके जाता है वो बहके जाने की बजाय जहाँ गिर रही है बारिश उनका मैक्सिमम जो है अवशोषण भूमि में ही होगा और भूमि में नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। जो आठवां है वो फसल अदल बदल के बोए, मीन्स फसल चक्कर को जो है फॉलो करे ताकि जो उर्वरकता है मिट्टी की वो बनी रहे। नवां जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको वो इंटरक्रॉपिंग फॉलो करे। इंटरक्रॉपिंग फॉलो करें, उससे क्या होगा कि जैसे मानसून आधारित खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, अगर बारिश में एक ड्राई स्पेल आ गया, लंबे समय तक बारिश नहीं आई 15-20 दिन तक, तो कोई फसल है जो ज़्यादा जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो फसल अगर नुकसान उसमें होता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, तो दूसरी जो क्रॉप है, आप फॉर एग्जांपल आप जो अनाज वाली फसलों के साथ में जो दलहनी फसल ले रहे हैं, तो दलहनी फसलों की जड़ें जो है वो गहरी होती है और कंपैरेटिवली उनको नमी की ज़रूरत बाद तक पड़ती है, 15-20 दिन वो झेल जाती है। तो जो दूसरी क्रॉप है आपकी वो सर्वाइव करेगी। तो कहने का मतलब अगर आप इंटरक्रॉपिंग फॉलो करेंगे तो जोखिम से बचेंगे। उसका जो अगला मूल मंत्र है वो आपका है कि मिलवा फसल के बाद में दलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग करें। दलहनी फसलें हैं उनमें जिप्सम डालें ताकि भूमि की उर्वरकता है वो बनी रहे। उसके बाद में जो सिंचाई का पार्ट आता है उसमें आप फव्वारा और ड्रिप्स जो विधि है सिंचाई की, पानी देने की, उसको फॉलो करें ताकि जो कम वाटर पानी आपका लगेगा और जो उसका पानी जो दे रहे हैं फसल का उसमें ऑप्टिमम उपयोग उसमें होगा और कम पानी में आपकी पैदावार ज़्यादा आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप देखें तो जो सिंचाई है वो फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पे ही करें। उसके बाद का जो मूल मंत्र आता है वो मित्र कीटों का संरक्षण करें। मित्र कीट, आपको पता है कि भूमि जो है, ज़मीन आपकी है, उसमें सभी जो प्रकार के जो जीवाणु है वो नुकसानदायक नहीं है, उसमें लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। फॉर एग्जांपल केंचुआ है तो उनका संरक्षण करें। उसके बाद में अगर देखें आपका जो 14वां मूल मंत्र मैं आपको बताऊं तो जैविक खेती अपनाएं। आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी इस पे दे रही है। स्टेट आपके राज्य सरकारें देखें या भारत सरकार देखें, वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान भाइयों, जैविक खेती मृदा की उर्वरता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। इसके अलावा जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम आती है। इसके साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक मांग रहने से किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो जो फसल है वो जिस एरिया है उसके अनुसार ही लेवे। अगर आपको सपोज बारिश वाली फसल लेनी है और बारिश लेट हो रही है,
तो जो फसल शॉर्ट ड्यूरेशन की है, क्रॉप अवस्था जो है फसल की वो कम है या शॉर्ट ड्यूरेशन उसकी कोई किस्म है या वो सूखा के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी है, उसी का आप सिलेक्शन करें ताकि आपको आगे नुकसान नहीं होगा और उस जो सेलेक्ट की क्रॉप या उसकी जो किस्म है उससे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको देखें तो जो प्रोड्यूस आपका मिल गया उसको जब आप मार्केटिंग करते हैं, उसको बेचने जाते हैं, तो बजाय उसको होल प्रोडक्ट के उसकी ग्रेडिंग करके अगर आप लेके जाएंगे, अगर आप उसका श्रेणीकरण करके लेके जाएंगे तो उसके बाज़ार में आपको मूल्य है वो अच्छे मिलेंगे। इसके बाद में अगर अगला पॉइंट आप देखें, मंत्र देखें, तो दवा खरीदते समय जो है आप कर जाते हैं तो वो बिल उसका अवश्य देखें। उससे आपको क्या होगा, आप धोखाधड़ी से बचेंगे। आपके पास जानकारी ये रहेगी कि आप फला दवाई लेके आ रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरर ये है, उसके प्राइस ये हैं, उसके एक्सपायरी डेट ये हैं। तो आप जो भी इनपुट खरीद के लाते हैं, आप कीटनाशक खरीद रहे हैं या कोई उर्वरक खरीद रहे हैं, तो उसका बिल है वो अवश्य ध्यान में लेवे और उसको संरक्षित रखें। जब तक आपकी फसल चलती है तब तक उसको अपने पास सेफ रखें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर कॉलेज है या कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ पे आप निरंतर विजिट करते रहे फ्रिक्वेंटली और जितने भी कृषि की नवीनतम तकनीकें आ रही है उनके बारे में आप अवश्य जागरूक रहें और जो अच्छी अच्छी तकनीकें साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग डेवलप कर रहे हैं उनको आप फॉलो करें, ध्यान में रखें। और जो अगला पॉइंट है वो फसल का बीमा करवाएं और जोखिम से बचें। और उसके बाद में अगर आपका देखें तो उन्नत जो यंत्र है आजकल, हार्वेस्टिंग ले लो या आपकी थ्रेसिंग ले लो, जो उन्नत यंत्र है उनका भी आप उपयोग करें। इन सब बातों का अगर आप मिला जुला ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे ज़्यादातर बातों को, तो आप देखोगे कि आप में इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके ज़्यादा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को मानोगे या फसल उत्पादन में काम में लोगे तो आपके पैसे लगेंगे। पैसे नहीं लग रहे इनमें, लेकिन इनको इसलिए नॉन मॉनेटरी इनपुट बोलते हैं इन बातों को कि इसमें पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली जो उत्पादकता है, उपज है आपकी फसल की, वो बढ़ेगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे यहाँ लगभग सभी घरों में प्याज का सेवन किया जाता है, इसीलिए प्याज की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है और किसान प्याज की खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान प्याज की खेती करने जा रहे हैं वे किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे देश में प्याज की खेती मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में की जाती है। प्याज का उपयोग प्रतिदिन सब्जी व मसाले के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सलाद, चटनी एवं अचार आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। अब तो ये मुख्य जो सीजन आ रहा है, प्याज हमारी जो मुख्य फसल होगी, जिसको हम बरसात वाला तो ख़त्म हो गया, उसका वक्त निकल गया। दूसरा जो रबी सीजन हम मानते हैं, जिसको मेन क्रॉप हम कहते हैं, उसके लिए
नर्सरी का जो हम चयन करते हैं वो खुली जगह पर होना चाहिए, जहाँ पानी भरने की संभावना नहीं हो, जानवरों से सुरक्षा हो। ऐसी जगह का चयन करके और मोटे तौर पर उनको 3 गुणे 1 मीटर की क्यारी का आकार होना चाहिए। उसकी गुड़ाई अच्छे से कर करके जो उसमें खरपतवार हम निकाल दें, कंकड़ पत्थर अलग कर दें। फिर अभी मिट्टी का भी उपचार करना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं जो जीरम, थीरम, कैप्टाफ या वेलिस्टीन फंजीसाइड्स हैं, इनका 8 से 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर की दर से दवाई उसको भुरका करके फिर उसके अच्छी तरह मिट्टी में मिला देंगे तो उससे जो फंगस होती है उसका भी कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, फ्लैट एग्रीपाउंड, डार्क रेड, N53, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीताम्बर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। बीज की दर: प्याज की फसल के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। बीज उपचार: बीजों को बोने से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके क्यारी में बोएं। बाकी क्या इसके बाद हम करते हैं प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से। किसान भाई को 4 से 5 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद या 2 से 3 केजी वर्मी कंपोस्ट प्रति स्क्वायर मीटर और फिर 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट इतनी ही मात्रा में खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। और ज़मीन के अंदर कीड़े भी होते हैं तो वहाँ प्रति स्क्वायर मीटर एक बड़े चम्मच के हिसाब से 10% पॉलीडॉल डस्ट होता है, उसको मिला करके और खेत को करीब 72 घंटे के लिए क्यारी को छोड़ दें। इसके बाद फिर जो किस्म का जो चयन किए होंगे क्षेत्रवार खेत में जो है पूरब और पश्चिम की दिशा में पतली अंगूठे के मोटाई की लकड़ी की मदद से हल्का कूड़ बनाएंगे। फिर उसमें जो क्यारी बीज है उसको बो करके फिर जो छोटा सा कूड़ बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट से या लीफ मोल्ड कोई पत्तियों की सड़ी खाद होती है उससे ढक करके फिर फाइनली जो है उसको पुआल से ढक देते हैं। और आगे उनको ये देखना होगा कि जब वो 4-5 दिन के बाद वो पलट के देखते रहेंगे। अगर नमी कम है तो बगैर जिससे वो ढका हुआ है क्यारी उसके ऊपर ही सवेरे हजारे से पानी देना है। और स्प्राउट जैसे ही करता है तो ढका हुआ जो पुआल वगैरह हटा देना चाहिए। फिर उसमें हमेशा नर्सरी में ध्यान रखें कि वो सुबह के वक्त ही पानी देना उचित रहता है। तो लगभग आपको 1.5 महीने में इसका बिचड़ा तैयार हो जाता है। फिर इसको लगभग दिसंबर में ही इसका लगाना अच्छा माना जाता है। इस प्रकार 45 से 50 दिनों में पौधे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेत की तैयारी: खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार करें। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। रोपाई विधि और दूरी: प्याज की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अवधि इस पर ये फसल लेती है तो फसल अपने मैच्योर होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं कि कैसे इसको खेत से निकालेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रघुनाथपुर, जिला सरायकेला के कृषक शंकर महतो ने। ये सरसों में आरा मक्खी कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शंकर महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे हम बात कर रहे हैं आज मस्टर्ड साफ्लाई की, जिसको आरा मक्खी भी बोलते हैं। यह एक हाइमेनोप्टेरा जो वर्ग है उसका एक कीट है। जो आरा मक्खी है वो हमारे लिए फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। आरा मक्खी कीट का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले रंग तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है। सुंडियों का रंग गहरा हरा होता है, जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की 3 कतारें होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियों की लंबाई 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है।
इस कीड़े की सुंडियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट काट कर खा जाती हैं। इस कीड़े का अधिक प्रकोप सरसों में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुंडियां तने की छाल तक भी खा जाती हैं। कीट जब अवस्था में जब पौधा जैसे निकलता है उसमें 1-2 पत्तियां रहती हैं, तभी से खाना शुरू कर देता है। खाने के लक्षण आपको दिखाई देंगे कि इस कीट का जो लार्वा है वो गोल संरचना नुमा होता है और ये पत्तियों में बीच में से होल करता है और खाता हुआ जाता है। कि अगर जहाँ पे मस्टर्ड साफ्लाई का प्रकोप ज़्यादा है तो बुआई के समय में, हालांकि बुआई हो चुकी है लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बुआई करें तो इसके साथ में कुछ जैसे कीटनाशक आपके क्लोरपाइरिफॉस डस्ट है या और जो इमिडाक्लोप्रिड का जो आजकल फॉर्मुलेशंस डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं या क्लोरेंट्रोलिप्रोल जो कोराजिन का जो डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशंस, इसको प्रयोग करें बुआई के समय में। इसके साथ में अगर जैसे ही पत्तियां निकल रही हैं, खा रही हैं, तो किसान भाई सबसे पहला एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि उनको चुन करके नष्ट करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में क्यूनोलफॉस इक्कालेक्स के नाम से आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी का इसमें छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण अच्छे से होता है। कई बार जो जैसे बहुत सारे जो पुराने इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे मिथाइल फेराथियोन है, मेलाथियन है, इसका डस्टिंग भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। इसको करके आरा मक्खी का जो नियंत्रण है अच्छे से कर सकते हैं किसान। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512।